नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं इश्यू टुनाइट। दलितों को गोली मत मारो, भले ही मुझे गोली मार दो। प्रधानमंत्री के संबोधन के ये अंश थोड़े से पुराने हो चले हैं, लेकिन इनकी जरूरत और कहें कितना महत्व दर्शाते हैं उसे नकारा नहीं जा सकता। जरूरत ये कि देश में और सूबे की भी बात करेंगे, साथ में हालात ये हो चले हैं कि दलितों को लेकर पीएम खुद बोलते हैं कि उन्हें गोली मत मारो, और साथ ही महत्व की बात करें कि दलितों की समर्थक, दलितों की साथी होने की वोट बैंक के लिहाज से हर एक पार्टी दम भरती है, लेकिन दलितों पर दबंगई बार बार देखने को मिलती है। तो क्या कुछ कारण हैं? आखिर कब तक दलितों पर दबंगई नजर आएगी और कब तक वोट बैंक के लिहाज से एक अहम मोहरा उन्हें माना जाएगा? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में दलित जाति के लोगों के साथ आगजनी और बलात्कार के मामले हुए। उस जाति के लोगों ने जितना हो सका संघर्ष किया और लगातार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण ना तो उन्हें सामाजिक न्याय मिल रहा है। केंद्र में या राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, दलित उत्पीड़न के मामलों में कोई खास अंतर नहीं पड़ा। देश के कई जगहों पर मामूली सी गुस्ताखी पर दलितों को कभी नंगा कर घुमाया गया तो कभी उनका सिर मुड़वा दिया गया। मामूली सी बात पर दलित कमजोर वर्ग के लोगों को पेड़ से बांधकर लटका दिए जाने और उन्हें सरेआम पीटने की घटनाएं भी काफी सामने आई हैं। इन घटनाओं से दलितों में डर बैठ रहा है कि वर्ष 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से उन पर अनुचित तरीके से हमले बढ़ गए हैं। जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से देश में खासकर दलित वर्ग के लोगों का आए दिन हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न हो रहा है, और इसके अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ। और ये सब बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार की इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता को साफ तौर से दर्शाता है। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं हरियाणा प्रदेश से, जहां पर दलित समुदाय के प्रति लोगों की ओछी मानसिकता देखने को मिली। जी हां, हरियाणा सरकार लगातार हरियाणा को नंबर 1 बताने का दावा करती है, लेकिन ये दावा तब फीका पड़ जाता है जब बात दलितों और महिलाओं की सुरक्षा की आती है। नया मामला यमुनानगर जिले से है, जहां पर दबंगों ने एक दलित परिवार को घुड़चड़ी करने से रोक दिया। मामला पंचायत में निपटाने की बात कही गई, लेकिन पंचायत नहीं हो सकी, जिसके बाद ये मामला पुलिस में ले जाया गया। बेटे की शादी जी मैं उसमें गई थी, माड़ी पर धोख मारन खेड़े पते आ गया, हम माता पते आ गए, फिर माड़ी में गए। हम माड़ी में तो देखा सरपंच के छोकरवाना ओके भाई के थे और पड़ोस के बच्चे थे यहाँ। तो जिला के कहने भी घोड़ी नहीं नाचन देंगे, हम घोड़ी पर नहीं चलन देंगे, ताड़ा तारा घोड़ी थे और डीजा बंद कर दिया। न जाने कितने ऐसे ही मामले हर रोज देश और प्रदेश में होते रहते हैं। एनसीआरबी के पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट जो वर्ष 2014 की है, उसमें दलितों के खिलाफ 2013 के मुकाबले अधिक मामले दर्ज दिखाए गए हैं। 2014 में 47,064 अपराध दलितों के खिलाफ हुए हैं, जबकि वर्ष 2013 में यह आंकड़ा 39,408 था। साल 2012 में दलितों के खिलाफ अपराध के 33,655 मामले सामने आए थे, जबकि इसके एक साल पहले यानी वर्ष 2011 में यह आंकड़ा 33,719 था। 5 साल पहले 2010 में यह आंकड़ा 33,712 था। यानी कि हर साल दलितों के खिलाफ हुए अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इन अपराधों को रोकने के लिए जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता बदलने की, ताकि देश और प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।
बिल्कुल, आजादी के 70 साल बाद भी मानसिकता में किसी तरह का सकारात्मक बदलाव नहीं देखने को मिला। हम जागरूक होने के दावे करते हैं, आधुनिक होने की बातें करते हैं और साथ ही शिक्षा के सत्र और बात कर लें, सत्र बढ़ा है और साथ ही बात करें आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन आधुनिकता के साथ, जागरूक होने के साथ, शिक्षित होने के साथ और बात कर लें जिस तरह के लोकतंत्र के साथ साथ दलितों की स्थिति में जिस तरह से बार बार नकारात्मक एक छवि देखने को मिलती है और दलित और दबंग जो शब्द हैं उनका बार बार इस्तेमाल खतरनाक है लोकतंत्र के लिहाज से, क्योंकि वोट बैंक अच्छा खासा है। फिर बात अल्पसंख्यकों की कर लें या फिर दलित समुदाय की हम कर लें, तो इसके लिहाज से सियासत कर ली जाती है, लेकिन जो स्थिति है उसमें सकारात्मक सुधार क्यों नहीं दिखते, इसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र फोगाट वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, विनोद पहावा बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, विक्रम जुमोलिया दलित नेता हमारे साथ हैं, फिलहाल सतीश बंधु कांग्रेस नेता हैं, साथ ही मंजुल पालीवाल राजनीतिक विश्लेषक और प्रदीप देशवाल इनेलो का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में। तो शुरुआत बीजेपी से करेंगे। पहावा साहब, रिपोर्ट आपने देखी और आंकड़े डराने वाले हैं। दलितों के प्रति जो अपराध है उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है, कारण क्या देखते हैं? देखिए, अपराध दलितों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति, अपराध अपराध होता है और अपराध व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति किन परिस्थितियों में किस मंशा के साथ कहाँ पर क्या अपराध करता है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। जहाँ तक इस तरह के अपराधों की बात है, इस तरह का के लिए आज की बात नहीं है। केंद्र सरकार ने इस पर SC/ST एक्ट लागू पूरे देश में कर रखा है, जिसमें सेशन ट्रायल है, बहुत सख्त कानून है और जहां पर भी सरकार के संज्ञान में इस तरह के मामले आते हैं, निश्चित तौर पर इन मामलों में बड़ी सख्त से कार्रवाई की जाती है। और इस तरह के मामले में जिस तरह से जमुनानगर की अभी आप जिक्र कर रहे थे, इस मामले में वहां पर जहां तक मेरे संज्ञान में जो बात आई कि वहां पर डीजे को लेकर दो पक्षों में जिस तरह से कहा सुनी हुई, पुलिस और सरपंच के इंटरवेंशन से वो मामला वहां पर सुलझा लिया गया। नहीं, मामला नहीं सुलझाया गया वो, और उसमें पंचायत की बात कही गई, मामला एक बार सुलझा लिया गया और उसमें किसी भी पक्ष ने कोई लिखित में शिकायत नहीं करी है। अगर किसी भी पक्ष के साथ, कोई व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई जाति को लेकर या किसी भी तरह का कोई अपराध किया जाता है तो वो अपनी लिखित में पुलिस को कंप्लेंट करे। अगर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पर सरकार उसके प्रति जवाबदेही है। क्योंकि जो स्वर्ण जाति के लोग थे, पहावा साहब, देशवाल जी आपके पास भी आएंगे। पहावा साहब, जो स्वर्ण जाति के लोग थे, आरोपी जिन्हें कहें, जिन पर आरोप लगा था कि दलित जाति के दूल्हे को कहते हैं कि हमारे घर के सामने से घोड़ी पर से उतर के जाइए, घोड़ी पर नहीं चढ़े रहेंगे, घोड़ी से उतरना पड़ेगा चूंकि हमारे दरवाजे के सामने से जा रहे हैं। तो उन्हीं आरोपियों का कहना रहा कि चूंकि गांव का मुद्दा है, गांव की समस्या है, पंचायत होगी, पंचायत से सुलझा लिया जाएगा। पंचायत की जाती है, उसमें आरोपी नहीं पहुंचते हैं। तो कितने बेखौफ हैं? फिर आपका कहना कि मामला सुलझा लिया गया है या एक बार के लिए सुलझा लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है पहावा साहब। मैंने कहा कि मामला एक बार सुलझा लिया गया। यहाँ पर पुलिस, अभी आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि वहाँ के जो कंसर्न पुलिस अधिकारी है उनकी बाइट दिखाई जा रही है स्पेशली। आप कहीं पर भी उसमें नहीं, आपने शिकायत को लेकर सवाल किया ना कि शिकायत नहीं की, ऐसा होता तो शिकायत करते। ये जो सवाल आपने किया, ये सवाल बनता नहीं, क्योंकि स्वर्ण जाति के लोगों ने कहा पुलिस को सूचना कि पंचायत से सुलझा लेंगे मामले को। पहावा साहब मुझे जी आप जवाब दीजिए। उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया था, पुलिस मौके पर पहुंची थी, मौके पर लोकल वहां पर सरपंच के साथ मिलकर वो मामला सुलझा लिया गया। उनकी पंचायत दोबारा फिर से कॉल की गई थी। अगर उसके बावजूद भी उनको कोई ग्रीवेंस है, उनको हम वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिटर्न में कंप्लेंट करें, पुलिस निश्चित तौर पर एक्शन लेगी। इस तरह की कोई भी घटना पुलिस क्या एक्शन लेगी और किस तरह के एक्शन लेती रही है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। देशवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी, कोई भी जो अपराध होता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, वो स्टेट के खिलाफ होता है, उसमें कंप्रोमाइज के कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहूंगा, एक सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है, उसमें कोई शिकायत की जरूरत नहीं होती। और जिस तरह से दलितों पर जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड जो बताते हैं क्राइम ब्यूरो के, वो स्पष्ट, उससे स्पष्ट है कि लगातार कानून
के द्वारा सख्ती से पेश न आना और जो कानून का पालन है, सिर्फ कानून बनाना ही समाधान नहीं, उस कानून को लागू करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, किसी शिकायत की कोई जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं वहाँ शिकायत जरूरी नहीं होती, वहाँ पुलिस स्वयं संज्ञान ले सकती है, सुओ मोटो एक्शन हो सकता है। क्रिमिनल ऑफेंस में कंप्रोमाइज नहीं होते, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरह का कोई अपराध हुआ है तो। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, इस तरह के मामले में कंप्रोमाइज कराने की बजाय निष्पक्ष जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, किस संप्रदाय में जन्म लेगा, किस धर्म में जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा, ये उस व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को, जातियों को, लोगों को बांटकर राजनीति करती है, वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को लगातार बढ़ा चढ़ाकर। आपकी तरफ से जवाब थोड़ा जल्दी। मुझे तो जिस तरह से मेरे मित्र बात कर रहे हैं, बड़ी शर्मनाक जिस तरह से तरीके से इस तरह से राजनीति की जो निम्न स्तर की आकर बात कर रहे हैं आप मैं मुझे बात आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं जो शांति के लिए और भाईचारे के लिए प्रदेश जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जहर घोला जो कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। मैं बोल लूं पाव साहब, आप जवाब दीजिए, देशवाल जी सुनेंगे एक बार। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी अपनी बात की, आपको पता नहीं, पहली बात तो आपको कानून का पता नहीं है। आप मैं कानून का विद्यार्थी हूं, आपसे बेहतर जानता हूं। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, आपसे बेहतर जानता हूं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, कोई भी क्राइम स्टेट के खिलाफ होता, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होता। ये आप ये तथ्य और आंकड़े आप स्पष्ट करके आए, अपने घर से तैयारी करके आए। ठीक है, वो थोड़ा सा व्यक्तिगत कम होंगे। पाव अगर साहब, आप जवाब दीजिए। पाव साहब थोड़ा जल्दी, समय कम रहता है, देशवाल समय कम रह जाता है चर्चा के लिए। बोलना जब इनको नहीं, ऐसे करेंगे तो समय कम रहेगा ना। पाव साहब जवाब दीजिए फिलहाल आप। मैं यही तो कह रहा, बीच में बोलते थे, उसको क्या बोलूं। मैंने कहा कि ये जो डिस्प्यूट है ये दो पार्टी के बीच में है, दो पार्टियों ने तो, अगर दोनों पार्टी ये कहती है कि हम कंप्रोमाइज की बात चल रही है, पुलिस अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि हम नहीं करना चाहते तो पुलिस उसको फोर्स थोड़ी करेगी। आप कंप्रोमाइज क्या 302 में या किसी और बड़े बड़े केस में, किन लोगों में केसों में कोर्ट में कंप्रोमाइज नहीं होते क्या? आपको पता नहीं है? तो आप तो बिना ये स्टेट के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। आपको आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं उन केसेस में विटनेस हॉस्टाइल होते हैं, आप बीच में बोल, आप गलत कह रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। जवाब दे रहा हूं, थोड़ी सी बात की बात है देशवाल जी, वो बात की बातें हैं, समझौता होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल कहें एक तो बेखौफ पहले नजर आए, जिस तरह का फरमान सुनाया, स्वर्ण जाति के जो आरोपी रहे, उसके बाद पंचायत का विकल्प खुद दिया और पंचायत में खुद ही नहीं आए, तो वो बेखौफ हैं। आप सवाल पर रहिए ना, उसका जवाब दीजिए। उसी बात पे जवाब दे रहा हूं ज्योति। मैं मुझे 25 साल से अधिक हो गए वकालत करते हुए, मुझे ये क्या बताएंगे, ये भी आप अभी पढ़ नहीं पढ़ाई। जब एक कंप्लेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ आई और पुलिस ने, दोनों पार्टी अगर एग्री होती है कि हमारा कंप्रोमाइज, वो उनके क्या पता इन्वेस्टिगेशन में मामला क्या हो, उनकी क्या रंजिश हो, अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन में कंप्लेंट एफआईआर दर्ज होने से पहले अगर वो पार्टी कंप्रोमाइज कर रही है तो सीधा सा सवाल है, आप मेरा सीधा सा सवाल था क्यों करवा रहे हैं बंधु साहब? पुलिस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों पार्टियों के बीच में। पुलिस का लेना देना नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। माफ कीजिए, आप नहीं कह सकते। इस तरह के मामलों में अगर पुलिस का लेना देना नहीं है तो फिर क्या चीजें क्या होंगी? पंचायत की बात हुई थी, पुलिस के चौखट पर अभी मामला है, अभी पुलिस को ही सुलझाना है उसे, पंचायत हुई नहीं, समाधान मिला नहीं। बंधु साहब, आपसे प्रतिक्रिया। एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद कंप्रोमाइज की बात जब जो कुछ होगा कोर्ट में होगा। अगर एफआईआर दर्ज, मैं समझौते की बात ही नहीं कर रही। बाबा साहब, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा बेखौफ हैं लोग, बेखौफ हैं लोग। इसको लेकर बंधु साहब से मैं जवाब चाहूंगी। आप रुकिए फिलहाल एक बार के लिए। बंधु साहब। ज्योति जी, पिछले 2.5 साल से भारत की केंद्र में बीजेपी सरकार और प्रदेश में खट्टर साहब की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व की, जिस विचारधारा की तौर पे भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार चल रही है, इस समय हरियाणा का नहीं पूरे देश का दलित आतंकित है। आज सवर्ण जाति के लोग खुले तौर पर, चाहे गुजरात की घटना उन्ना की को ले लो, चाहे सुनपेट फरीदाबाद की घटना के ले लो, और चाहे यमुना नगर के अंदर ये दूसरी घटना है। पिछले दिनों एक सरकारी नल से दलित समाज को पानी पीने से रोका गया, और आज यमुना नगर के अंदर ही दलित समाज के दूल्हे को घोड़चढ़ी करने से रोका गया।
आज जिस तरह के हालात प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे ऊना के अंदर हालात 5 युवकों को पीटकर किस ढंग से प्रदेश और देश के अंदर और भिन्न भिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया। आज देश का और प्रदेश का दलित आतंकित है और अपने आप को सुरक्षा की भावना के अंदर महसूस कर रहा होगा, आतंकित होगा, तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। लेकिन पिछले 10 सालों की बात कर लें, कांग्रेस सरकार के वक्त में भी दलितों के साथ कहीं दबंगई होती थी, आंकड़े बोलते हैं। ज्योति जी, कांग्रेस के शासन के टाइम में इस तरह की कोई मानसिकता नहीं। कांग्रेस के शासन के टाइम भारत का प्रदेश का नहीं, मैं प्रदेश का ही दलित समाज नहीं, देश का भी दलित समाज अपने आपको सुरक्षित महसूस समझता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा जब आती है देश में, जब इन विचारधाराओं के तहत शासन चलता है, तो दलित समाज प्रदेश का और देश का अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और उसी विचारधारा को लेकर एक सुनियोजित तरीके से दलित समाज पर हमले किए जाते हैं। चाहे सुनपेट कांड हो, चाहे ऊना कांड हो, चाहे यमुना नगर का हो, और पिछले दिनों बहुत से ऐसे मंदिर थे जहां दलित समाज के कावड़ियों को मंदिरों में कावड़ तक नहीं चढ़ाने दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही दलित समाज पर हमले होते हैं। जी, ये ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन आंकड़ों की बात करें पालीवाल साहब, 1990 से लेकर 2016 तक 7,81,000 दलितों की हत्याएं कर दी गई। बहुत बड़ा और डरावना ये आंकड़ा है। फिर इसमें कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि बीजेपी के वक्त से ही, या बीजेपी जब से सरकार में आई है तब से ये नाइंसाफी शुरू हुई है। पालीवाल साहब, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिज्ञों के लिए दलित सिर्फ एक वोट बैंक है, उससे अधिक कुछ नहीं रहा है। समस्या कहाँ से उपजी, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम अपने भारतीय समाज का स्ट्रक्चर देखें तो जब मुगलों से आने से पहले हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह से हम लोग बटे हुए थे जातियों में, और वो जातियां जन्म से नहीं थी, कर्म के आधार पर होती थी। उसके बाद जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो जैसे कहा जाता है कि कछुआ अपने को सिकोड़ लेता है, तो हमारे समाज ने अपने को सिकोड़ा, वहीं से कुरीतियां आरंभ हुई जो हमारे समाज में आईं। अब जो दलित जिनको कहा जाता है, तो जिन सवर्णों का मान भंग किया मुसलमानों ने, उन्होंने क्या शर्त लगाई, या तो आप मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हमारा मैला उठाओ। तो जो लोग नहीं माने, अब आप ये मत माने सवर्ण भाई की वो जो हमारे दलित भाई हैं वो कहीं से अलग से आए हैं, वो वही उनके कुछ लोग वो हैं जिनको मुसलमानों ने मजबूर किया, उनकी जाति का मान भंग किया और उनको मैला उठाने के लिए मजबूर किया। तो हमारे समाज को एक ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे दलित भाई अलग नहीं है। जो सवर्ण जातियों के अंदर ये अहंकार बनता है कि हम श्रेष्ठ हैं और हमारा दलित भाई हमसे नीचे है, वही खून उनके अंदर बह रहा है और वही खून आपके अंदर भी बह रहा है। दूसरी बात आती है कि 21वीं सदी में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है पूरे समाज के लिए। और ना केवल एक सरकार जो होती जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो इस तरह का वातावरण बनाए कि लोगों में आपस में सामंजस्य हो। और जहां तक दोनों भाई हमारे देशवाल जी और पावा जी आपस में बहस रहे थे, मेरे मित्रों, कानून सिर्फ आपको अधिकार दे सकता है, आपको समाज में स्वीकारता नहीं करवा सकता डंडे के दम पे। उसके लिए हमें वातावरण बनाना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दलों ने पहल करनी पड़ेगी कि सारे एजेंडों को भूलकर, दलितों को वोट बैंक ना मानकर हम ऐसे काम करें जिससे खाई जो चौड़ी हो गई है, और इतिहास में जाके देखें कि हम कहां गलतियां हुई और क्या हम उन गलतियों को अब तक दोहराते रहेंगे। 21वीं सदी में भी वो गलतियां दोहराई जाएंगी क्या? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे बिल्कुल आगे बढ़ लेंगे। ये बड़ा एक सवाल है। फोगाट साहब, क्या कुछ लगता है वोट बैंक हो चले हैं दलित, क्योंकि सभी पार्टियां दलितों की सहयोगी हैं, उनके हितैषी हैं, ये दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं सकारात्मक लिहाज से। नहीं, बिल्कुल कोई खास बदलाव जो है महसूस नहीं होता है। आप लगातार अगर 21वीं सदी के इस माहौल में, आज हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, रॉकेट मार्स पे भेजने की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं, और भारत का जो इसरो संस्थान है वो पूरी दुनिया के 5-4 देशों में ऐसे मतलब शामिल हो गया जब हम अपने सैटेलाइट के माध्यम से मतलब सैटेलाइट भेज रहे हैं।
तो ये चीजें बिल्कुल बेमानी और फीकी नजर आती हैं जब हम समाज में इस तरह का उत्पीड़न और अत्याचार देखते हैं। और पालीवाल जी जो बात कह रहे थे, इसकी शुरुआत वहीं से हुई है। ये मनुवादी व्यवस्था है जिसने वर्णों में बांट दिया और फिर जातियों में बांट दिया और उनको मजबूर किया गया। इसमें हम किसी दूसरे धर्म के ऊपर जो है आरोप या आक्षेप लगा के बच नहीं सकते हैं। हम जो हिंदू समाज या हिंदू वर्ग है उसके लोगों का ही ये किया धरा सारा है कि एक जाति को शूद्र बना दिया जाए और उसको सारी उम्र शूद्र बना के रखा जाए, उसमें उन वर्णों को, उन जातियों को शामिल कर लिया जाए जिनसे आपने सेवा करानी है। और लगातार उसी मानसिकता को लेकर आज तक हम यहाँ पहुंच गए हैं कि आजादी के 70 साल के बाद, जिसमें कांग्रेस का भी शासन रह चुका है, बिल्कुल ज्यादा यूपीए सब कुछ हम देख चुके हैं। और उसके बावजूद आप ये देखिए कि आज भी कुएं पे चढ़ना, मंदिर में जाना, घुड़चड़ी पे, ये क्या है? ये हमारे अंदर घुसा दिया गया है। बिल्कुल, और ये मानसिकता जो है, जब तक ये मनोवादी व्यवस्था कायम रहेगी, जब तक दलित उद्धार असंभव है। डुमोलिया जी, आपने सभी वक्ताओं को सुना। मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, साथ ही सरकारें जो भी रही बदलाव नहीं आया, वही सवाल बार बार। डुमोलिया जी, पालीवाल जी ने बात रखी, पावा साहब ने बात रखी, ये मनुस्मृति का खुले रूप में समर्थन कर रहे हैं। इस तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम पंचायती समझौता करवाएंगे, इससे स्पष्ट है कि इनका संविधान के अंदर कोई विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ से वर्ण व्यवस्था को ये किसी दूसरे धर्म के ऊपर थोप कर अपनी इस गलती से छुपना चाहते हैं। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था कि कुछ लोग, इन्होंने कहा ना, विदेशी लोग जो आए थे वो जो इस देश के अंदर अगर व्यवस्था चेंज होती है तो वो घोड़े पे तो जरूर बैठ के आए थे, लेकिन अगर व्यवस्था चेंज होती है तो उनको गधे पर बैठकर इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य देख लिए कि वो अपने वक्तव्य में बोल रहे हैं कि भाई गोली मुझे मारे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई जो क्राइम कर रहा है आप उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, किसी को भी गोली ना मारी जाए, अपराध क्यों किया जाए, या इतना दूसरी सख्ती तरफ से सरकार पेश आए कि माहौल दूसरी तरफ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेवात के अंदर इतनी जंगने अपराध हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, रेप कांड हुआ, डबल रेप कांड हुआ और मुस्लिम परिवार के साथ, नो कह रहा छोटी सी घटना, अरे एक बच्ची के साथ इतना जंगने अपराध होता है और उसपे वो कहता है ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। जब तक ये अपने डरे से नहीं निकलेंगे तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता। क्योंकि बीजेपी की सीधे सीधे रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ, दूषित मानसिकता है। ये आज भी 70 साल आजादी के बाद भी इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करने का दावा करते हैं, जो इस देश के संविधान के खिलाफ इनकी दबी हुई आवाज है। मैं ये कहता हूं अगर इस देश के अंदर अगर संविधान को मानने वाले लोग नहीं है तो उन्हें इस देश को छोड़ देना चाहिए। जी, फिलहाल पालीवाल जी, फिर पावा साहब आपसे जवाब लेंगे। पालीवाल जी, कि दामोलिया जी मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने कहा हमारे यहाँ शूद्र पहले से थे, लेकिन उनमें से कुछ दलित भाई वो भी बने हैं जिनको मुसलमानों ने अपने जोर पे बनाया। आप उस चीज को नहीं समझे जो मैं कहना चाह रहा था। तो नहीं, आप ये न कहो कि मेरी रचना है, मेरी रचना ऐसी नहीं है। आपकी रचना, आप अपनी गलती छुपाने का प्रयास ना करें, इस देश को बांटने का प्रयास ना करें। आपने इस देश को इतना खंडित कर दिया है, आप उसको बड़े मेरे ऊपर क्यों आप आरोप लगा रहे हो? मैंने ऐसा राजनीतिक दल से नहीं, मैं किसी भी विचारधारा से नहीं हूँ। मैं निरपेक्ष बात कर रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैंने मानवता की बात करो। मैंने क्या कहा अभी आप देखो, मैंने मानवता की बात की तो मैंने क्या कहा कि भूल सुधारें, एक दलितों के लिए वोट बैंक के रूप में जो इस्तेमाल, आपने मेरी वो बात नहीं देखी। मैंने क्या कहा, दुर्भाग्य से हमारे देश में दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है, चाहे कोई भी दल रहे हो। मैंने किसी दल का मैंने दल विशेष का पक्ष नहीं लिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं लिया दमोलिया भाई। मैंने एक सामान्य बात कही, सुना, हम सभी ने सुना। बीजेपी का राजा नंदगढ़ का किला जफरगढ़ कांड रहा, मदीना कांड रहा, हरसोला कांड रहा, दुलीना कांड रहा, कितने ऐसे कांड रहे हैं कि आज के दौर में 70 साल के बाद भी जब उसको घुड़चड़ी से रोक रहा है तो ये सीधे सीधे बीजेपी को जो सत्ता में बैठी है विफलता मानी जाए। और दूषित मानसिकता है बीजेपी की, क्योंकि केंद्र में है और सूबे में है। पावा साहब, इसी बात का जवाब जो डुमोलिया जी ने सवाल किया अभी, उसका जो कोई भी इस तरह की घटना, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो दुख की बात है कि सभी लोग इस विषय में राजनीति कर रहे हैं। ये जो हमारे सैकड़ों साल की जिस तरह से हमारी मानसिकता, नहीं, राजनीति कौन नहीं करता। मेवात में आप प्रोग्रेसिव पंचायत करवाएंगे या यूपी के कहें चुनाव को देखते हुए पीएम कहेंगे कि दलितों को गोली ना मारे, उना के हालात को देखकर बोलेंगे तो बातें होंगी। बाबा साहब, आरोप भी होंगे,
चुनाव अरे के लिहाज आप बातें की जाती ये हैं, चुनाव वोट की बैंक बात को देकर बातें की जिस जाती घटना हैं, को लेकर हम फैसले आज लिए चर्चा जाते कर रहे हैं। जी। हैं, जिस घटना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह का आज हरियाणा की जिस तरह से हम बात हालात की कर रहे हैं, ये हालात आज रातों रात भारतीय जनता पार्टी तो पहली बार सरकार आज 2 साल नहीं हुए और आप इस आएंगे तरह विशाल की जी। मुद्दा उठा के वो कर रहे हैं। मैं ये क्योंकि राजनीति की ये बात नहीं थी, ये एक बाबा समाज साहब, की एक अभी- समाज अभी में सरकार मानसिकता में की आप बात हैं, है। अभी सरकार मैं में एक आप मिनट हैं, कह- जवाबदेही आपकी है ना एक मिनट बाबा मुझे साहब? कह लेने दे। जी, समाज में इस मानसिकता का दोषी कौन है? जी। यह समाज में मानसिकता क्या रातों रात पनप गई है क्या? इस तरह की कोई भी इस तरह के समाज में व्यक्ति के साथ भेदभाव करना जाति के नहीं, नाम से सामाजिक शर्मनाक मुद्दा है बनाकर, और शर्मनाक है और बताकर कहीं पर आप भी कोई जवाबदेही भी से मुंह नहीं मोड़ सकते। ज्योति नहीं, कोई माफ भी कीजिए, सभ्यता नहीं, इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं देशवाली, करेगी। देशवाली। आज आधुनिक युग में कोई भी सभ्यता स्वीकार देशवाली। नहीं करेगी। आप इतनी बड़ी आप घटना इसलिए- को शर्मसार कहकर इस घटना से बच नहीं सकते। मैं- सरकार आपको इसमें- जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सरकार एंड लॉ एंड ऑर्डर को लेनी मेंटेनेंस पड़ेगी। करना और पड़ेगा। जिम्मेवारी लेने ये के लिए पंचायत का अगर फैसला आप नहीं है, बात पुलिस की का जाए, फैसला आपके है। लिए आप एक और बात- इसके अंदर एक कठोर और से बात- कठोर कार्रवाई एक होनी और चाहिए। बात, आप यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कंप्लेंट क्यों नहीं दे नहीं, रहे हम हो? यहाँ बैठ के आप नहीं आकर- अगर जहाँ आप बीजेपी की आकर सरकार बैठते जब से बनी है वो अपराधियों आकर की संख्या में व्यक्ति ऊपर तक कंप्लेंट दबा हुआ देता। है। अगर वो कंप्लेंट दियो और फिर पुलिस कार्रवाई ना की तो नहीं, नहीं। सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा जरूर। मेरे कोई साथी पार्टी प्रदीप आपको जायसवाल ने कंप्लेंट बताया करे। कि इतना बड़ा मुद्दा है, आपको मीडिया में चल कंप्लेंट रहा है, इतने बड़े बड़े आप अखबारों में आ कह रहा रहे हैं कि है। हम पूरा कंप्लेंट आप कर रहे हैं। वकील बता रहे हैं तो बड़ी सोचने की विषय है। क्राइम होगा वहां शिकायत के बिना भी कार्रवाई होगी और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। सुओ मोटो एक्शन में एफआईआर दर्ज करा, इंक्वायरी होती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ही के नेता का भाषण आपको याद दिलाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का। जब गोरक्षा की बात हुई थी, उन्होंने सार्वजनिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि गाय की रक्षा के नाम पर दलितों पर अत्याचार हो रहा, कुछ लोग दुकानें चला रहे हैं। वो भाषण आप दोबारा सुनिए। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार कर चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर कुछ जो गुंडा तत्व दल बनाए बैठे हैं वो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाते हैं तो आप 80 और जो दलित भाई हैं उनकी रक्षा की बात करते हैं, उनके मुद्दों की बात करते हैं। ये मनुवादी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी थोप रही सरकार है। अपनी कमिटमेंट से आज भी पीछे नहीं हट रही है। अगर हाँ, कहीं पर भी कार्रवाई कोई बताइए आप। होगी, अगर निश्चित तौर पर जांच- सरकार कार्रवाई करेगी। प्रथम दृष्टया सरकार किसी भी एफआईआर इस होनी तरह के चाहिए। व्यक्ति को प्रथम protect दृष्टया नहीं एफआईआर करेगी। होनी चाहिए, जांच उसके बाद होती है। हाँ, सरकार किसी भी इस तरह के दोषी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। कि इस देश के अंदर नवरात्रे के अंदर पशु तो 9 दिन सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इस देश के अंदर दलित सुरक्षित नहीं है। हर दिन हर तीसरी मिनट में एक बड़ी घटना जी, घटती है। पालीवाल छोटी सी प्रतिक्रिया जैसा दीजिए, आप कि फिर ब्रेक के लिए हम बिल्कुल, जाएंगे। छोटी सी जैसे प्रतिक्रिया प्रदीप आपकी जी ने तरफ से एक जी। आरोप लगाया कि आरएसएस की विचारधारा को थोप रहे हैं, तो मैं उनको मनुवादी विचारधारा, मैं मनुवादी मैं विचारधारा। आपको क्लियर कर दूं कि आरएसएस को अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा शाखा में किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं होता है। मैं उसी आरएसएस को जानता हूं सुनिए, जो आजादी मैंने के क्या कहा है? लड़ाई- आजादी की मैं जो लड़ाई आपको में बता रहा हूं। मुंह फेर कर खड़ी थी। उस आरएसएस को जानता मैं हूं। वही 70 साल वहां तक पर जिसने उस पहले आरएसएस को जानता राष्ट्र हूं मैं। सलाम नहीं किया और जो भगवे को सलाम करती है और राष्ट्र ध्वज को बाद मैं में अपने दोनों और भगवे युवा को पहले साथियों सलाम को करते बताना हो, चाहता तो वो हूं। कैसे अभी राष्ट्रवादी हो मैंने क्या कहा, आप राष्ट्रवाद के नाम आपको में अगर संघ को कट्टरता है। समझना है, आप शाखाओं में जाएं मेरे भाइयों, वहां खान पान से लेकर बैठने उठने तक कोई भेदभाव किसी ठीक है, तरह का वो नहीं थोड़ा- होता वो है। थोड़ा विषय से और दूर अभी नहीं जाएंगे। बंधु और मैं साहब, नहीं बंधु नहीं साहब एक भी मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट बंधु ज्योति में थोड़ा क्लियर कर आएंगे दूं। फोगाट साहब और आपके अगर पास आप विजयदशमी पर संघ चालक जी का सुने तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 35% गांवों में जी, क्या आप मंदिर RSS के शमशान प्रचारक नहीं नहीं, मैं RSS प्रचारक के नहीं हूँ। हैं? मैंने कहा आप आपने मैं प्रचारक मैं एक पक्ष क्लियर कर रहा हूँ। आपने जो कह रहे हो हमारे राजनीतिक तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं दोनों पक्षों में बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी के हत्यारों को शहीद बता रहे हैं जो लोग। अभी आप मुद्दे पे जो आपने प्रश्न उठाया था, ये मुद्दा दलितों के ऊपर है। चर्चा करेंगे दलितों पर दबंगई आखिर कब तक। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।